नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। बिना मजबूत जड़ों के कोई भी बड़ी इमारत तो खड़ी नहीं हो सकती। एकदम सही बात है। जब भी इस राज्य के इतिहास की बात आती है तो वैशाली के पहले गणतंत्र या नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र तो जरूर होता है। हाँ, वो तो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन इतिहास सिर्फ म्यूजियम में सजाने के लिए तो नहीं होता। मुझे ये लगता है कि अगर वहाँ दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था तो इसका मतलब है कि वहाँ बड़े स्तर पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने, लॉजिस्टिक्स संभालने और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को मैनेज करने का एक डीएनए पहले से मौजूद है। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। देखिए, नालंदा कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था। राइट। वो अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था थी जो ज्ञान और शोध के इर्द गिर्द बुनी गई थी। अब मौर्य साम्राज्य का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जहाँ से पूरे उपमहाद्वीप का प्रशासन चलता था। बिल्कुल, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रशासन पाटलिपुत्र से चलता था। इसके लिए कैसी रणनीतिक सोच या टैक्स कलेक्शन सिस्टम की जरूरत रही होगी, इसकी हम आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सही कहा। ये सब एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा है, एक ऐसी ऐतिहासिक क्षमता जो किसी भी समाज के अवचेतन में हमेशा जीवित रहती है। और जब हम जड़ों और इस डीएनए की बात कर ही रहे तो इसके सबसे व्यवहारिक उदाहरण को कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा इशारा लिट्टी चोखा की तरफ है। अच्छा, लिट्टी चोखा इकोनॉमी के डिस्कशन में? हाँ, सुनिए तो, इसे अक्सर सिर्फ एक क्षेत्रीय व्यंजन मान लिया जाता है, लेकिन अगर इसके फंक्शन को देखें तो यह एक मास्टरपीस है। मास्टरपीस? वो कैसे? देखिए, शुद्ध गेहूं का आवरण, अंदर धुएं पर भुने हुए चने का सत्तू, कलौंजी और सरसों के तेल का मिश्रण। स्वाद तो लाजवाब होता है। स्वाद तो है ही, लेकिन ये मगध की सेनाओं से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों तक का एक परफेक्ट सर्वाइवल फूड रहा है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये महीनों खराब नहीं होता। इसे पकाने के लिए किसी खास बर्तन की जरूरत नहीं होती और ये भीषण गर्मी में भी शरीर को ऊर्जा देता है। और आज यही लिट्टी चोखा ग्लोबल हो चुका है, जो दिखाता है कि जो चीज विपरीत परिस्थितियों में टिक सकती है वो दुनिया में कहीं भी अपनी जगह बना सकती है। क्या बात है, बहुत ही शानदार एनालॉजी दी आपने। और यही बात वहाँ की कला और संस्कृति पर भी लागू होती है। वो कैसे? मधुबनी पेंटिंग को देखिए, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं ने सदियों तक संरक्षित रखा है। आज वो ग्लोबल मार्केट में है। बिल्कुल, मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे देखा है। या फिर 18वीं सदी की पटना कलम शैली, जो दरबारों की नहीं बल्कि आम लोगों के यथार्थवाद की चित्रकला थी। आम जनजीवन को दर्शाती थी। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की बात करें, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है, तो छठ महापर्व इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, छठ तो बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा त्योहार है जहां सिर्फ उगते सूरज की नहीं बल्कि ढलते सूरज की भी पूरी आस्था के साथ पूजा की जाती है। हाँ, ये तो बहुत ही गहरी बात है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। बिल्कुल। इसी तरह सामा चकेवा का त्योहार प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का प्रतीक है। ये इको फ्रेंडली नजरिया उनके समाज में हजारों सालों से रचा बसा है। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, इतिहास बहुत शानदार है, कला भी बेहतरीन है और लिट्टी चोखा भी स्वादिष्ट है। लेकिन आप इतिहास के पन्नों या कला से किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक नहीं ले जा सकते, है ना? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। आज की वास्तविकता तो कुछ और ही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए तो आपको फैक्ट्रियां, स्किल्ड लेबर और बहुत सारा कैपिटल चाहिए। इस मोर्चे पर क्या हो रहा है? ये बहुत ही सटीक और व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी जनसांख्यिकी में मिलता है। जनसांख्य मतलब डेमोग्राफिक्स? हाँ, डेमोग्राफिक्स का डेटा। आज भारत की सबसे युवा आबादी बिहार में है। क्या आप जानते हैं कि राज्य की 58% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है? वेट, 58%? जी हाँ, 58%। मतलब हर 2 में से 1 व्यक्ति 25 साल से छोटा है। बिल्कुल। आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी हो रही हैं, हाँ, जैसे जापान या यूरोप के कई देश, राइट, वहां पेंशन या हेल्थ केयर का खर्च बढ़ रहा है, तब यहाँ एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार हो रहा है जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने पीक पर है। लेकिन यार, सिर्फ युवा होना अपने आप में कोई गारंटी तो नहीं है। वो कैसे? अगर इस आबादी के पास सही स्किल्स और अवसर नहीं है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत आसानी से एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी तो बदल सकता है। बिल्कुल। बेरोजगारी और अस्थिरता
आपदा का खतरा भी तो है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी खतरे को टालने के लिए सामाजिक नींव पर बहुत गहराई से काम किया गया है। अच्छा, क्या कदम उठाए गए हैं? 2023 की जातिगत जनगणना हाँ। को अक्सर सिर्फ एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जाता है। हाँ, मीडिया में तो इसी तरह से डिबेट्स होती हैं। लेकिन आर्थिक नजरिए से ये एक विशाल डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट था। इस डेटा ने स्पष्ट किया कि राज्य में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। ओके, तो डेटा मिल गया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? जब आपके पास इतना सटीक डेटा होता है ना, तो आप नीतियां हवा में नहीं बनाते। इसके आधार पर संसाधनों का डाइवर्जन उन तबकों की तरफ किया गया है जिन्हें स्किलिंग और कैपिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। ओ, मतलब एक टारगेटेड अप्रोच। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा शॉक अब्जॉर्बर साबित हुआ है जीविका कार्यक्रम। जीविका के बारे में मैंने दस्तावेजों में पढ़ा तो है, लेकिन मुझे हमेशा ये एक आम सरकारी योजना जैसी ही लगी। नहीं, इसे सिर्फ एक योजना मत मानिए। तो फिर क्या है ये? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है? यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूट सिस्टम है। जीविका के तहत 1,35,000 दीदियों या महिला स्वयं सहायता समूहों ने मिलकर एक माइक्रो फाइनेंस का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। 1,35,000 समूह? जी, ये महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ मिलाती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कर्ज देती हैं। अच्छा, तो उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। इसने गांव में उस पूंजी को पैदा किया है जो पहले साहूकारों के पास फंसी रहती थी या बहुत महंगे ब्याज पर मिलती थी। वाह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो वो परिवार के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर निवेश करती है। ये वो साइलेंट वर्कफोर्स है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे रहा है। और इसी स्थिरता की वजह से राज्य सरकार बड़े औद्योगिक रिस्क ले पा रही है। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला विकास है, बॉटम अप अप्रोच। बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब दस्तावेजों के उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ये आंकड़ा है 13.1% की जीएसडीपी ग्रोथ रेट का। हाँ, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है यार। नेशनल एवरेज जहां 9.8% है, उससे पीछे छोड़ते हुए 13.1% की छलांग लगाना बहुत बड़ी बात है। और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 76,490 रुपए हो गई है। राइट। लेकिन मेरा एक डाउट है यहाँ पर। हाँ, पूछें। देखिए, जब किसी इकोनॉमी का बेस छोटा होता है ना, तो कोई भी ग्रोथ बहुत बड़ी लगने लगती है। क्या ये सिर्फ एक लो बेस इफेक्ट है या इसके पीछे सच में कोई ठोस आर्थिक इंजन काम कर रहा है? लो बेस इफेक्ट का कुछ असर जरूर हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। हाँ, वो तो मैथमेटिक्स है। लेकिन 13.1% की निरंतर ग्रोथ सिर्फ उसके भरोसे नहीं आ सकती। इसके पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय का एक बहुत ही आक्रामक मॉडल काम कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक परिवार अपनी कमाई सिर्फ रोजमर्रा के राशन पर खर्च करता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पैसा गया और खत्म। कोई एसेट नहीं बना। 8% से बढ़ाकर 22.3% कर दिया है। ओह, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और जब बुनियादी ढांचे, पुलों और सड़कों पर इतना भारी निवेश होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है और रोजगार पैदा होता है। और शायद इस निवेश का असर उस स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर भी दिख रहा है जिसकी आपने शुरुआत में बात की थी। आप किस डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं? दस्तावेजों के अनुसार पारंपरिक तौर पर कृषि पर निर्भर इस राज्य में जो द्वितीयक क्षेत्र है यानी सेकेंडरी सेक्टर, उसका योगदान बढ़कर 26.8% हो गया है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.1% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ खेतों में फसल नहीं उग रही है, बल्कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बन रही हैं। हाँ, कच्चा माल अब प्रोसेस होकर पैकेट में बिक रहा है, जो उसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। और यही कारण है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको अपना माल बंदरगाहों या बड़े बाजारों तक पहुंचाना ही होगा। बिना सड़क के तो माल फैक्ट्री में ही पड़ा रह जाएगा। सही बात है। आज राज्य के 90% राजमार्ग डबल लेन या उससे अधिक चौड़े हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में ही 850 किलोमीटर से ज्यादा 4 लेन नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। वाह! और मैंने उस गंगा पुल के बारे में भी पढ़ा था, ओंटा सिमेरिया पुल। हाँ, ओंटा सिमेरिया गंगा पुल, जो 1870 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसने उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच लॉजिस्टिक्स की पूरी तस्वीर बदल दी है। मतलब कनेक्टिविटी अब कोई रुकावट नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक ट्रक को जो सफर तय करने में पहले पूरा दिन लग जाता था, वो अब कुछ घंटों का काम रह गया है। और
शहरों के अंदर भी ये मोबिलिटी बहुत तेजी से बदल रही है। पटना मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो 13,365 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे जापान की एजेंसी जाइका द्वारा 60% वित्त पोषित किया गया है। जाइका? हाँ, वो तो बहुत सख्त स्टैंडर्ड्स रखते हैं। बिल्कुल। जाइका जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूं ही किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाती। वे दशकों का रिटर्न देखते हैं और बहुत रिस्क असेसमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इस विजन पर भरोसा है। हाँ, और इसके अलावा बिहाटा में 1300 एकड़ में फैला एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। 1400 करोड़? और रेलवे बजट के आंकड़े भी तो कमाल के हैं। जो पहले सिर्फ 1132 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो अब 2025-26 के लिए बढ़कर 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। ये सब दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स पर किस लेवल का फोकस है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य की तैयारी है, और यहीं से हम इस पूरे कायाकल्प के सबसे अहम हिस्से में प्रवेश करते हैं। न्यू एज इकोनॉमी का विजन, राइट? बिल्कुल, न्यू एज इकोनॉमी। चलिए इसी पर आते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा स्केप्टिकल भी हूं। अच्छा, क्यों? दस्तावेजों में विजन 2047 की बात की गई है, जहां लक्ष्य है 1.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। वही तो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? फोकस सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से हटाकर आईटी, फिनटेक, डिफेंस कॉरिडोर पर शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ, और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पर भी। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। एक तरफ हम खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ माइक्रोचिप्स की। मैं समझ सकती हूँ कि ये गैप बहुत बड़ा लगता है। यार, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए 2400 घंटे निर्बाध बिजली चाहिए, लाखों लीटर अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए और एकदम डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। क्या ये छलांग कुछ ज्यादा ही अवास्तविक नहीं है? आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। अगर कोई राज्य अचानक कहे कि वो कल से माइक्रोचिप बनाएगा, तो वो अवास्तविक ही लगेगा। हाँ, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। लेकिन दस्तावेजों में रणनीति ये नहीं है। रणनीति है उस इकोसिस्टम को तैयार करने की। इकोसिस्टम मतलब बुनियादी चीजें पहले सेट करना। बिल्कुल। आप आईटी और सेमीकंडक्टर कंपनियों को तभी ला सकते हैं जब आप उन्हें वो बुनियादी ढांचा दें जिसके लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े। प्लग एंड प्ले मॉडल। एकदम सही। इसीलिए राज्य भर में 14,036 एकड़ भूमि पर 31 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें प्लग इन प्ले सुविधाएं होंगी। इसका मतलब है कि कोई भी ग्लोबल कंपनी आकर सीधे अपनी मशीनें लगा सकती है। उसे जमीन अधिग्रहण के सालों लंबे कानूनी पछड़ों में नहीं पड़ना होगा। बिल्कुल नहीं पड़ना होगा। गया का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सीधे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा है। और पावर सप्लाई का क्या? बिना ऊर्जा सुरक्षा के ये प्लग एंड प्ले पार्क तो सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनकर रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए ऊर्जा सेक्टर में भी भारी निवेश हो रहा है। बक्सर में 660 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। बेस लोड पावर के लिए। हाँ, लेकिन भविष्य सिर्फ कोयले का नहीं है, इसलिए लखीसराय में 2397 करोड़ रुपए का सोलर पावर प्लांट भी बन रहा है। वाह, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर भी पूरा फोकस है। आज ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 374 किलोवाट आवर तक पहुंच गई है, जो इस बात का सीधा सूचक है कि औद्योगिक गतिविधियां जमीन पर आकार ले रही हैं। ये तो बहुत ही सॉलिड डेटा है। यार, आज की इस चर्चा में हमने बहुत सारे मैकेनिज्म और भारी भरकम आंकड़े देखे हैं। हाँ, काफी डीप डाइव हो गया है। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को कुछ अहम बिंदुओं में समेटना हो, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, तो कुछ फैक्ट्स बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे डिकोड करके याद रखना हो तो 5 सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स उभरते हैं। पहला है आर्थिक वृद्धि दर, जो कि 13.1% है और ये पूरे भारत में सबसे तेज है। राइट। दूसरा है अर्थव्यवस्था का आकार। 2024-25 के लिए कुल जीएसडीपी 9.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट है कृषि और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन। हाँ, आज भारत के कुल मखाना उत्पादन का 90% हिस्सा इसी राज्य से आता है। और इसके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए एक नेशनल मखाना बोर्ड भी तो बनाया ना। बिल्कुल सही। चौथा पॉइंट है पर्यावरण संतुलन। विकास की इस दौड़ के बीच भी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत
6 रामसर साइट्स को मान्यता मिली है। जिनमें कांवरताल और गोगाबील शामिल है। एग्जैक्टली। और 5वां और शायद सबसे सिंबॉलिक पॉइंट है नालंदा का पुनरुद्धार। हाँ, 455 एकड़ में फैला एक नया अंतर्राष्ट्रीय कैंपस, जो अब सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाएगा बल्कि एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों का ग्लोबल सेंटर बनेगा। बिल्कुल। ये रिकैप तो पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटता है। तो दोस्तों, अंततः हमने आज क्या देखा? हमने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक पारंपरिक समाज जो लंबे समय तक सिर्फ कृषि और छोटे व्यापार पर टिका था, वो अब एक स्वर्णिम दशक या गोल्डन डिकेड में प्रवेश कर रहा है। सही बात है। ये सिर्फ सड़कों और पुलों की बात नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पटना गया एक्सप्रेसवे और प्लग इन प्ले मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के साथ माइक्रो फाइनेंस वाली जीविका दीदियां भी इकोनॉमी को चला रही हैं। बिल्कुल। ये अपने आप में एक जबरदस्त केस स्टडी है कि कैसे आप अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़े रहकर भी भविष्य की सबसे आधुनिक तकनीक के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। और इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। आप राजगीर के नए इंटरनेशनल सर्किट को देखिए। वहां पहाड़ों के बीच एशिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज बनाया गया है और एक बेहतरीन जू सफारी है। हाँ, वो तो आजकल टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन यह कोई साधारण टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यह दिखाता है कि इको टूरिज्म और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे संतुलन के साथ एक ही जगह पर मौजूद रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मेरा विचार करने योग्य सवाल यह है कि क्या यह इतिहास, पर्यावरण और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनूठा संतुलन पूरे देश के लिए भविष्य के विकास का एक आदर्श मॉडल बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या बात है, ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमें सिर्फ विकास के बारे में नहीं बल्कि सही तरह के विकास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन और इस राज्य के अभूतपूर्व कायाकल्प की चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली डीप डाइव में ऐसे ही किसी और शानदार और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।